हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स अब तक हुए हैं उनमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक्स का, वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें से हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने एक क्लास कर ली है। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो चलिए, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर इनकम। ठीक है, हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि हमें नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है। क्या हम ट्रांसफर इनकम को ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, या फिर हम फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेसिक मुद्दा है वो यही है कि हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं और किसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फैक्टर इनकम को। तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो फैक्टर इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है? वो इनकम होती है जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कि सर्विसेज को रेंडर करने से जो इनकम मिलती है। यानी कि हमारे क्या होते हैं, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर और कैपिटल और क्या, एंटरप्राइज, है ना। ये होते हैं हमारे चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके थ्रू हमें जो इनकम जनरेट होती है वो हमारी होती है फैक्टर इनकम। इसके बारे में हमने पहले भी सर्कुलर फ्लो के चैप्टर में बात की थी, है ना। देखो, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज as factor income is earned for contributing to production process, it is a bilateral income। क्योंकि ये जो इनकम होती है ये हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के कंट्रीब्यूशन की वजह से अर्न होती है, इसलिए इसको बाइलेटरल इनकम भी कहा जाता है। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? बाइलेटरल का मतलब होता है कि यानी हमने किसी के लिए कोई काम किया है, उसके बदले में हमने जो है कोई इनकम कमाई है, तो इसलिए उस इनकम को बोला जाता है बाइलेटरल इनकम। ठीक है, यूनिलेटरल का मतलब क्या है? यूनिलेटरल का मतलब है आपने किसी को कोई गिफ्ट दे दिया तो उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, वन साइडेड है, यानी कि यूनिलेटरल है। तो बाइलेटरल का मतलब है जिसके दो साइड हों, है ना। तो दो साइड कैसे होंगे कि हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उसके बदले में हमें क्या मिला है, हमें कोई इनकम मिला है, तो दैट इज फैक्टर इनकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। क्या होता है कि जो फैक्टर इनकम होती है किसकी? नॉर्मल रेजिडेंट्स की। हमारे इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उनकी जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। आपने पढ़ा था ना नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। चलिए, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। देखो, सपोज किसी ने अपनी लैंड जो है वो किराए पर दी है, जिसके बदले में उसको मिलता है रेंट। और मान लो कोई जो मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन के लिए मजदूर चाहिए होते हैं, तो मान लो किसी ने एज अ लेबर वहां पर काम किया है तो उसको क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं। सपोज किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। सपोज किसी का एंटरप्राइज है, किसी ना किसी का तो एंटरप्राइज होगा ना जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो एंटरप्राइज वाले को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और
इनसे जनरेट होने वाली इनकम क्या है? रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। तो ये सब क्या है? ये सब फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो हमें रिसीव हुई है बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए हुए। जैसे कि अभी मैंने आपको गिफ्ट का एग्जांपल दिया था ना, कि आपको किसी से गिफ्ट मिला है तो उस गिफ्ट के बदले में आपने उसको कुछ नहीं दिया, ना आपने उसको कोई सामान दिया, ना कोई गुड्स दिए, ना ही कोई सर्विसेज उसके बदले में आपने रेंडर करी है। बस आपको क्या मिला है? आपको एक इनकम हुई है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। और उसको आप यूनिलेटरल भी बोल सकते हो। अभी समझाया ना यूनिलेटरल क्या होता है? वन साइडेड, है ना। तो ये क्या है? ये एक यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है या फिर वन साइडेड कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जा सकता है। और ये क्योंकि वन साइडेड है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इससे कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। भाई ये क्या होती है? हो सकता है ये आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही मिला हो, है ना, किसी मतलब कोई इंडिया का ही है, इंडिया के अंदर ही आपको कोई गिफ्ट मिला है, या फिर मे भी हो सकता है कि किसी ने अब्रॉड से आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते, है ना। ये पॉइंट क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि फैक्टर इनकम के केस में क्या था कि आपको अगर नॉर्मल रेजिडेंट से इनकम रिसीव हुई है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या है? ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस या पॉकेट मनी। ओल्ड एज पेंशन का मतलब है वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि जब कोई 60 इयर्स या उससे ज्यादा का हो जाता है तो उसको सरकार पेंशन देती है ना। तो उसके बदले में तो वो सरकार के लिए कुछ भी काम नहीं करता ना वो पर्सन, तो ये भी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब है जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ने के लिए अगर गवर्नमेंट पैसा देती है, हेल्प करती है, तो उसके मतलब गवर्नमेंट के लिए भी बेसिकली वो स्टूडेंट कुछ काम नहीं करता है, तो ये भी क्या है? ये भी आपका ट्रांसफर इनकम है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस का मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता, यानी कि कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी कहीं पर भी जॉब नहीं है, तो उनको अगर सरकार कोई अलाउंस देती है तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में भी वो पर्सन जिसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो सरकार के लिए कुछ काम तो नहीं करता है, तो इसलिए वो भी क्या कहलाता है? ट्रांसफर इनकम ही कहलाता है। इसके अलावा पॉकेट मनी, यानी कि जैसे बच्चों को पैसा दिया जाता है, मतलब ऐसे ही उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो वो पॉकेट मनी कहलाया जाता है। तो पॉकेट मनी को भी इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी एक ट्रांसफर इनकम ही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। चलिए अब बात करते हैं फाइनल गुड्स की। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दो तरीके के गुड्स हैं। तो पहले पढ़ते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि फाइनल गुड्स जो होते हैं ना, वो गुड्स होते हैं जिसमें दो चीजें हैं, या तो उनका डायरेक्टली कंजम्पशन कर लिया जाएगा, यानी कि या तो उनको डायरेक्टली क्या कर लिया जाएगा? कंज्यूम कर लिया जाएगा, या फिर वो इन्वेस्टमेंट में क्या होंगे? वो इन्वेस्टमेंट में यूज होंगे। तो फाइनल गुड्स में क्या क्या आता है? दो चीजें आती हैं। गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। जैसे कि कोई हाउस होल्ड्स हैं, उन्होंने क्या किया? गुड्स परचेज किए अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए। जैसे कि वो दूध खरीद कर लेकर आए, तो उनको दूध का क्या करना है? उनको फाइनली कंज्यूम कर लेना है, या तो दूध पी लेना है, या तो फिर उससे चाय बना के पी लेनी है ना, या उससे कॉफी बना के पी लेनी है। मतलब कि वो दूध को ना तो किसी और को बेचने वाले हैं, रीसेल तो नहीं करेंगे ना, तो ना ही वो दूध से कुछ और बना के बेचेंगे। तो इसलिए दूध हाउस होल्ड्स के लिए क्या है? मिल्क
क्या है हाउस होल्ड्स के लिए? फाइनल गुड्स है, ठीक है, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं? फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स ऑफ फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, या फिर किसी फर्म ने अगर कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई गुड्स खरीदे हैं, जैसे कि किसी फर्म ने कोई मशीनरी खरीदी है, तो फर्म क्या करेगा? उस मशीनरी का क्या यूज होगा फर्म के लिए? मशीनरी का यूज ये होगा कि वो मशीनरी को यूज करके अलग अलग गुड्स बनाएंगे और उन गुड्स को क्या करेंगे? फिर उन गुड्स को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो मशीनरी है वो क्या किस तरीके से काम कर रही है? मशीनरी जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम कर रही है ना? तो इसको भी क्या कहा जाएगा? फाइनल गुड्स कहा जाएगा। यानी कि दो चीजें हैं, दो चीजों में क्या है? पहला है कि या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदे गए हों, या फिर दूसरा होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स खरीदे गए हों, है ना? इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब जैसे कि मान लो कोई क्या है, एक फैक्ट्री है जिसमें रेडीमेड जो कपड़े होते हैं वो बना के बेचे जाते हैं, तो वो लोगों के लिए जो सिलाई मशीन है जिससे वो कपड़े तैयार करते हैं, तो वो फाइनल गुड्स ही है, क्योंकि उस मशीन को यूज करके वो कपड़े बनाकर बेचते हैं। तो यानी कि वो किस लिए यूज कर रहे हैं? उसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो होते हैं फाइनल गुड्स। अब सेकंड आते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो हम रीसेल के लिए यूज करते हैं, मतलब कि हमने कहीं से खरीदा और उसको फिर किसी और को हमने बेच दिया, या फिर हमने क्या किया? उसी सामान का यूज करके हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, है ना? उसको हम फाइनली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज करके क्या कर रहे हैं? कोई दूसरा सामान बना रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स में दो चीजें आएंगी, या तो हम उनको रीसेल के लिए हमने परचेज किया है, जैसे कि किसी डेयरी शॉप ने मिल्क परचेज किया है, तो अब क्या करेगी वो दुकान वाला क्या करेगा? उस दूध को फिर किसी और को बेच देगा, तो वो क्या कर रहा है? रीसेल के लिए यूज कर रहा है। दूसरा होता है गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि हलवाई है, हलवाई ने दूध खरीदा किसके लिए? मिठाइयां बनाने के लिए। अब वो इस दूध का यूज करके मिठाई बनाएगा और उसको बेचेगा, तो उसके लिए भी क्या है? दूध एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का। तो फाइनल गुड्स का मीनिंग तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? Intermediate goods refers to those goods which are either for resale or for further production। या तो वो रीसेल के लिए खरीदे जाएंगे या तो फिर उनका यूज प्रोडक्शन में अभी भी किया जाएगा। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनल गुड्स जो है दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। यानी कि जो फाइनल गुड्स हैं उनमें अब कोई और वैल्यू का एडिशन नहीं होना है, वो रेडी फॉर यूज होते हैं, मतलब कि जिस फॉर्म में वो कंज्यूमर ने खरीदे हैं कंज्यूमर उस फॉर्म में ही उनको यूज करता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो यूज करने के लिए रेडी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उससे फिर कुछ और सामान बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करूं तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी कि उनका जो फाइनल प्रोडक्शन है वो हो चुका होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि अभी भी उनका पूरा प्रोडक्शन जो है वो नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन और कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। किसी ने हाउस होल्ड ने दूध खरीदा कंजम्पशन के लिए या किसी
ने कार खरीदी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये फाइनल गुड्स है। और अगर किसी डेयरी शॉप ने रीसेल के लिए दूध खरीदा है या फिर किसी फैक्ट्री ने कोयला खरीदा है ताकि वो कोयले से कुछ और सामान बना सके, तो ये उनके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं। देखो, कोई पब्लिशर है, उसने पेपर परचेज किया, तो ये उसके लिए क्या है, ये पब्लिशर ने जो पेपर परचेज किया है, पब्लिशर के लिए पेपर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो उस पेपर से अलग अलग टाइप्स की बुक्स जो है या फिर मैगजीन्स हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है वो बना के बेचेगा, इसलिए पब्लिशर के लिए पेपर क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल। किसी स्कूल ने फर्नीचर खरीदा तो ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि उनके लिए ये क्या है, स्कूल के लिए ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। दो तीन बार पढ़ लिया, हाउस होल्ड्स ने मिल्क खरीदा तो किस लिए खरीदा, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो क्या है उनके लिए, फाइनल गुड्स है। इसके बाद परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। किसी ग्रोसरी शॉप ने चावल खरीदे, राइस खरीदे, तो वो क्या करते हैं, वो चावल को फिर फर्दर रीसेल कर देते हैं, तो उनके लिए चावल क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर परचेज्ड बाय अ लॉयर। किसी लॉयर ने प्रिंटर खरीदा तो लॉयर के लिए प्रिंटर क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो फाइनल गुड्स होगा। इसके बाद व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल। आटा मिल के लिए जो व्हीट है वो किस तरीके से यूज होता है, एज एन इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। यानी कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन्स, टेलीविजन, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स जो है उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है ड्यूरेबल गुड्स। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। यानी कि ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक बहुत लंबे टाइम तक बार बार यूज कर सकते हैं, दैट आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, उनको आप सालों सालों कितनी बार यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि वो गुड्स जिनको आप यूज तो कर सकते हो कई बार, बट उनका जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड ही होता है। जैसे कि आप कपड़े खरीदते हो, शूज खरीदते हो, आप क्रॉकरी खरीदते हो, तो ये सब का लगभग जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल ही होता है। ठीक है, थर्ड टाइप आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती, मतलब कि जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कि आप इन गुड्स को एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ब्रेड खरीद के लाए, या आप मिल्क खरीद के लाए, या फूड ग्रेन्स खरीद के लाए, तो इनको आप एक बार ही तो खा सकते हो या पी सकते हो ना, फिर तो वो खत्म ही हो जाएंगे, है ना। ये इसके अलावा आप पेपर लेके आए तो आप पेपर पे एक ही बार लिख सकते हो, बार बार आप सेम पेपर पे नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इसके बाद है सर्विसेज। तो सर्विसेज होते हैं नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, है ना, वो होती हैं सर्विसेज। जैसे कि टीचर की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई, बैंक की सर्विस हो गई, है ना। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं आपके कंजम्पशन गुड्स। अब नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो फर्दर क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है जिसको यूज करके क्या किया जाता है, किसी और चीजों का भी प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस एंड
हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, यानी कि ये जो गुड्स है इनको हम प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी कई सालों का होता है। इसके अलावा दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उनको क्या चाहिए होती है, उनको रिपेयर और रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है क्योंकि उनके ऊपर सालों सालों में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स जो है ये आपके फाइनल गुड्स का ही हिस्सा है। मतलब आपके फाइनल गुड्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।